नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल लक्ष्य पर स्वागत है। आज हम यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी की यूनिट 7 कहानी के अंतर्गत लगी हमारी कहानी चंद्रदेव से मेरी बातें, जो कि राजेंद्र बाला घोष, जिनको हम बंग महिला के नाम से जानते हैं, उनके द्वारा लिखी गई है। ये कहानी 1904 ईस्वी में लिखी गई थी। आपको पता ही है, बदलते पैटर्न में हमारे लिए हर एक छोटी से छोटी चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, तो हमें इनके सन, ये पत्रिका, सब इसकी याद रखनी पड़ेगी। और इससे पूर्व हमने आपके पाठ्यक्रम में एक और कहानी लगी है। टोटल कहानी तो 21 लगी है, पर जो हमने अपने चैनल में जिसकी चर्चा की है वो है एक टोकरी भर मिट्टी। उसको भी आप हमारे चैनल पर से जाकर पढ़ सकते हैं। और उससे रिलेटेड हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया है, क्योंकि जैसा कि आप एनटीए का पैटर्न देख ही रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा डीप क्वेश्चंस वो लोग करने लगे हैं। तो उसी तरीके के क्वेश्चंस हम लोगों ने आपके एक टोकरी भर मिट्टी से जितने भी बन सकते थे वैसे बनाए हैं, और आप उसको सॉल्व करें और अपनी प्रैक्टिस को चेक करें कि आप लोगों ने कितने अच्छे से उस कहानी को पढ़ा है। उससे आपको काफ़ी कुछ आइडिया लग जाएगा। चलिए अब हम लोग अपनी कहानी चंद्रदेव से मेरी बातें पढ़ते हैं। चंद्रदेव से मेरी बातें। भगवान चंद्रदेव, आपके कमलवत कोमल चरणों में इस दासी का अनेक बार प्रणाम। आज मैं आपसे 2-4 बातें करने की इच्छा रखती हूँ। क्या मेरे प्रश्नों का उत्तर आप प्रदान करेंगे? कीजिए, बड़ी कृपा होगी। देखो, सुनी अनसुनी मत कर जाना। अपने बड़प्पन की ओर ध्यान देना। अच्छा, कहती हूँ, सुनो। मैं सुनती हूँ आप इस आकाश मंडल में चिरकाल से वास करते हैं। क्या यह बात सत्य है? यदि सत्य है तो मैं अनुमान करती हूँ कि इस सृष्टि के साथ ही साथ अवश्य आपकी भी सृष्टि हुई होगी। अब तो आप ढेर दिन के पुराने बूढ़े कहे जा सकते हैं। आप इतने पुराने हैं तो सही, पर काम सदा से एक ही और एक ही स्थान में करते आते हैं। यह है कि आपकी गवर्नमेंट पेंशन भी नहीं देती। बड़े खेद की बात है। यदि आप हमारी न्यायशील गवर्नमेंट के किसी विभाग में सर्विस नौकरी करते होते तो अब तक आपकी बहुत कुछ पदोन्नति हो गई होती, और ऐसी पोस्ट पर रहकर भारत के कितने सुरम्य नगर, पर्वत, जंगल और झाड़ियों में भ्रमण करते। अंत में इस वृद्धावस्था में पेंशन प्राप्त कर काशी जैसी पुनीत और शांति धाम में बैठकर हरिनाम स्मरण करके अपना परलोक बनाते। यह बड़ी भारी भूल हुई। भगवान चंद्रदेव, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। आप तो अमर हैं, आपको मृत्यु कहाँ, तब परलोक बनाना कैसा? ओहो, देवता भी अपनी जाति के कैसे पक्षपाती होते हैं। देखो ना, चंद्रदेव को अमृत देकर उन्होंने अमर कर दिया। तब यदि मनुष्य होकर हमारे अंग्रेज अपने जाति वालों का पक्षपात करे तो आश्चर्य ही क्या। अच्छा, यदि आपको अंग्रेज जाति की सेवा करना स्वीकार हो तो एक एप्लीकेशन, निवेदन पत्र हमारे आधुनिक भारत प्रभु लॉर्ड कर्जन के पास भेज देवें। आशा है कि वे आपको आदरपूर्वक अवश्य आह्वान करेंगे, क्योंकि आप अधम भारतवासियों के भांति कृष्णांग तो नहीं हैं, जो आपकी अच्छी नौकरी देने में उनकी गौरांग जाति कुपित हो उठेगी। और फिर आप तो एक सुयोग, कार्यदक्ष, परिश्रमी, बहुदर्शी, कार्यकुशल और सरल स्वभाव महात्मा हैं। मैं विश्वास करती हूँ कि जब लॉर्ड कर्जन हमारे भारत के स्थायी भाग्य विधाता बनकर आवेंगे, तब आपको किसी कमीशन का मेंबर नहीं तो किसी मिशन में भर्ती करके अवश्य ही भेज देवेंगे, क्योंकि उनको कमीशन और मिशन दोनों ही अत्यंत प्रिय हैं। आपके चंद्रलोक में जो रीति और नीति सृष्टि के आदिकाल में प्रचलित थे वे ही सब अब भी हैं, पर यहाँ तो इतना परिवर्तन हो गया है कि भूत और वर्तमान में आकाश पाताल का सा अंतर हो गया है। मैं अनुमान करती हूँ कि आपके नेत्रों की ज्योति भी कुछ अवश्य ही मंद पड़ गई होगी, क्योंकि आधुनिक भारत संतान लड़कपन से ही चश्मा धारण करने लगी है। इस कारण आप हमारे दीन, हीन, क्षीण प्रभ भारत को उतनी दूर से भली भांति ना देख सकते होंगे। अतएव आपसे सादर कहती हूँ कि एक बार कृपा कर भारत को देख तो जाइए। यद्यपि इस बात को जानती हूँ कि आपको इतना अवकाश कहाँ, पर 8वें दिन ही नहीं तो महीने में एक दिन अर्थात अमावस्या को तो आपको हॉलिडे छुट्टी अवश्य रहती है। यदि आप उस दिन चाहे तो भारत भ्रमण कर जा सकते हैं।
इस भ्रमण में आपको कितने ही नूतन दृश्य देखने को मिलेंगे, जिसे सहसा देखकर आपकी बुद्धि ज़रूर चकरा जाएगी। यदि आपसे सारे हिंदुस्तान का भ्रमण शीघ्रता के कारण ना हो सके तो केवल राजधानी कलकत्ता को देख लेना अवश्य उचित है। वहाँ के कल कारखानों को देखकर आपको यह अवश्य कहना पड़ेगा कि यहाँ के कारीगर तो विश्वकर्मा के भी लड़क दादा निकले। यही क्यों आपकी प्रिय सहयोगिनी दामिनो और जो मेघों पर आरोहण करके आनंद से अटखेलियाँ क्या करती हैं, वह बेचारी भी यहाँ मनुष्य के हाथों का खिलौना हो रही हैं। भगवान निशानाथ, जिस समय आप अपनी निर्मल चंद्रिका को बटोर मेघमाला अथवा पर्वतों की ओट से सिंधु के गोद में जा सकते हैं, उस समय यही नीरदवासिनी विश्वमोहिनी सौदामिनी अपनी उज्जवल मूर्ति से आलोक प्रदान कर रात को दिन बना देती हैं। आपके देवलोक में जितने देवता हैं उनके वाहन भी उतने हैं, किसी का गज, किसी का हंस, किसी का बैल, किसी का चूहा इत्यादि। पर यह तो सारा बोझ आपकी चपला और अग्निदेव के माथे मड़ गया है। क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या वैश्य, क्या शूद्र, क्या चांडाल सभी के रथों का वाहन वही हो रही हैं। हमारे श्वेतांग महाप्रभु गढ़ को जहाँ पर कुछ कठिनाई का सामना आ पड़ा, छट उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी बिजली को लापटका। बस कठिन से कठिन कार्य सहज में संपादन कर लेते हैं। और हमारे यहाँ के उच्च शिक्षा प्राप्त युवक काट के पुतलों की भांति मुँह ताकते रह जाते हैं। जिस व्योमवासिनी विद्युत देवी को स्पर्श तक करने का किसी व्यक्ति का साहस नहीं हो सकता, वही आज पराए घर में आश्रिता नारी की भांति ऐसे दबाव में पड़ी है कि वहाँ चू तक नहीं कर सकती। क्या करे? बेचारी के भाग में विधाता ने दासी वृत्ति ही लिखा था। हरि पदोद्वा त्रैलोक्य पावनी सुरसुरी के भी खोटे दिन आए हैं। वह भी अब स्थान स्थान में बंधनग्रस्त हो रही है। उनके वक्षस्थल पर जहाँ तहाँ मोटे वृहदाकार खंभ गाड़ दिए गए हैं। कलकत्ता आदि को देखकर आपके देवराज सुरेंद्र भी कहेंगे कि हमारी अमरावती तो इसके आगे निरी फीकी सी जान पड़ती है। वहाँ ईडन गार्डन तो परिजात परिशोभित नंदन कानन को भी मात दे रहा है। वहाँ के विश्वविद्यालय के विश्वविश्रेष्ठ पंडितों की विश्वव्याधिनी विद्या को देखकर वीणा पाणी सरस्वती देवी भी कहने लग जाएंगी कि निसंदेह इन विद्या दिग्गजों की विद्या चमत्कारनी है। वहीं के फोर्ट विलियम के फौजी सामान को देखकर आपके देव सेनापति कार्तिकेय बाबू के भी छक्के छूट जाएंगे, क्योंकि देव सेनापति महाशय देखने में खास बंगाली बाबू से जचते हैं और उनका वाहन भी एक सुंदर मयूर है। बस इससे उनके वीरत्व का भी खूब परिचय मिलता है। वहाँ के मिंट टकसाल को देखकर सिंधु तनया आपकी प्रिय सहोदरा कमला देवी और तथा कुबेर जी भी अचकचा जाएंगे। भगवान चंद्रदेव इन्हीं सब विस्मयोत्पादक अपूर्व दृश्यों का अवलोकन करने के हेतु आपको सादर निमंत्रित तथा सविनय आहूत करती हूँ। संभव है कि यहाँ आने से आपको अनेक लाभ भी हो। आप जो अनादिकाल से निज उज्ज्वल वपु में कलंक की कालिमा लेपन करके कल्कि, शशांक, शशधर, शशलांछन आदि उपाधि मालाओं से विभूषित हो रहे हैं, सिंधु तनय होने पर भी जिस कालिमा को आप आज तक नहीं धो सके हैं, वही आजन्म कलंक शायद यहाँ के विज्ञानविद पंडितों की चेष्टा से छूट जाए। जब बम्बई में स्वर्गीय महारानी विक्टोरिया देवी की प्रतिमूर्ति से काला दाग छुड़ाने में प्रोफेसर गज्जर महाशय फलीभूत हुए हैं, तब क्या आपके मुख की कालिमा छुड़ाने में वे फलीभूत ना होंगे? शायद आप पर यह बात अभी तक विविध नहीं हुई कि आप और आपके स्वामी सूर्य भगवान पर जब हमारे भूमंडल की छाया पड़ती है तभी आप लोगों पर ग्रहण लगता है। पर आपका तो अब तक वही पुराना विश्वास बना हुआ है कि जब कुटिल ग्रह राहु आपको निगल जाता है तभी ग्रहण होता है। पर ऐसा थोथा विश्वास करना आप लोगों की भारी भूल है। अतः हे देव, मैं विनय करती हूँ कि अब आप अपने हृदय से इस भ्रम को जड़ से उखाड़ फेंक दें। अब भारत में ना तो आपके और ना आपके स्वामी भुवन भास्कर सूर्य महाशय ही के वंशाधरों का साम्राज्य है, न अब भारत की वह शस्य श्यामला स्वर्ण प्रसूता मूर्ति ही है। अब तो आप लोगों के अज्ञात
एक अन्य द्वीपवासी परम शक्तिमान गौरांग महाप्रभु इस सुविशाल भारतवर्ष का राज वैभव भोग रहे हैं। अब तक मैंने जिन बातों का वर्णन आपसे स्थूल रूप में किया है वह सब इन्हीं विद्या विशारद गौरांग प्रभुओं के कृपा कटाक्ष का परिणाम है। यो तो यहाँ प्रतिवर्ष पद विदान के समय कितने ही राज्य विहीन राजाओं की सृष्टि हुआ करती है, पर आपके वंशधरों में जो 2-4 राजा महाराजा नाम मात्र के भी हैं, वे काठ के पुतले की भांति हैं। जैसे उन्हें उनके रक्षक नचाते हैं वैसे ही वे नाचते हैं। वे इतनी भी जानकारी नहीं रखते कि उनके राज्य में क्या हो रहा है, उनकी प्रजा दुखी है या सुखी। यदि आप कभी भारत भ्रमण करने को आए तो आपने फैमिली डॉक्टर धन्वंतरी महाशय और देवताओं के चीफ जस्टिस चित्रगुप्त को साथ अवश्य लेते आए। आशा है कि धन्वंतरी महाशय यहाँ के डॉक्टरों के सन्निकट चिकित्सा संबंधी बहुत कुछ शिक्षा लाभ कर सकेंगे, और यदि प्लेग महाराज ईश्वर ना करे आपके यहाँ जब आपके चंद्रलोक या देवलोक में घुस पड़े तो वहाँ से उनका निकालना कुछ सहज बात ना होगी। यहीं जब चिकित्सा शास्त्र के बड़े बड़े पारदर्शी उन पर विजय नहीं पा सकते, तब वहाँ आपके देवलोक में जड़ी बूटियों के प्रयोग से क्या होगा। यहाँ के इंडियन पीनल कोड की धाराओं को देखकर चित्रगुप्त महाराज अपने यहाँ दंड विधि कानून को बहुत कुछ सुधार सकते हैं, और यदि बोझ ना हो तो यहाँ से वे 2-4 टाइपराइटर भी खरीद ले जाएं। जब प्लेग महाराज के अपार अनुग्रह से उनके ऑफिस में कार्य की अधिकता होवे, तब उससे उनकी राइटर्स बिल्डिंग के राइटर्स के काम में बहुत ही सुविधा और सहायता पहुँचेगी। वे लोग 2 दिन का काम 2 घंटे में कर डालेंगे। अच्छा, अब मैं आपसे विदा होती हूँ। मैंने तो आपसे इतनी बातें कही, पर खेद है आपने उनके अनुकूल या प्रतिकूल एक बात का भी उत्तर ना दिया। परंतु आपसे इस मौनावलंबन को मैं स्वीकार का सूचक समझती हूँ। अच्छा, तो मेरी प्रार्थना को कबूल करके एक दफ़ा आइएगा ज़रूर। तो आपकी ये कहानी चंद्रदेव से मेरी बातें यहाँ पे समाप्त होती है, और ये किसके द्वारा लिखी गई है आखिरी में आप देख ही सकते हैं, एक बंग महिला के द्वारा लिखी गई है जिनको हम राजेंद्र बाला घोष के नाम से जानते हैं। और एक कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई है ये महत्वपूर्ण है, ये हमारी सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई है। और कब प्रकाशित हुई है? 1904 में। तो इन बातों का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। तो अब हम लोग एक एक करके शुरू से देख लेते हैं कहाँ पे कुछ हम लोग को जो भी चीज़ें महत्वपूर्ण लगी थी। तो फिर हम इसके बाद अपनी प्रश्नोत्तरी भी लेके आएंगे, जिसमें आप उससे अपना अभ्यास करके अपनी प्रैक्टिस को देख सकते हैं, आपने कितना अच्छे से उसका गहन अध्ययन किया वो भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर हम लोग इसको देख लेते हैं कि जैसे यहाँ पे आपको पंक्तियाँ बहुत ध्यान रखनी है कि क्योंकि अब हमसे पूरे क्रम से पंक्तियाँ लगाने को पूछ लिया गया है, तो आपको कहानी को बहुत ध्यान से पढ़ना होगा कि जिससे हम पंक्तियों को क्रम से लगा सकें। तो सबसे पहले आपको हर कहानी की प्रथम पंक्ति या प्रथम पैराग्राफ को बहुत ध्यान से पढ़ना होगा, जिससे आपको पता चल पाए कि अगर वो क्रम से दी गई है तो आपको पता चल जाए कि पहला, अगर वो पंक्ति अवश्य ही ज़्यादातर देते हैं तो आपको पहले और आखिरी बहुत अच्छे से पता होगा। और उसके बाद अगर आपसे कितनी बार प्रथम पंक्ति पूछ लिया जाता है कि ये किस कहानी की है, तब भी आपको इसका भी उत्तर वहाँ पे पता होगा। तो आगे देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे कुछ शब्द दिए हुए हैं, सर्विस, नौकरी, वैसे तो ये तो नहीं, और जो इस तरीके के शब्द दिए रहते हैं ब्रैकेट में, प्रकोष्ठ में, उनका आप ज़रूर ध्यान दें कि उनका मीनिंग क्या है। एप्लीकेशन का, जैसे यहाँ निवेदन पत्र है, और आधुनिक भारत में किसको पत्र एप्लीकेशन लिखने के लिए उन्होंने कहा था, किसके पास पहुँचाने के लिए, तो लॉर्ड कर्जन के पास। उनको क्या प्रिय है, किनको प्रिय है, तो ये लॉर्ड कर्जन को क्या प्रिय है, कमीशन और मिशन दोनों ही प्रिय हैं। ठीक है, और आगे चलते हैं और देखते हैं। और यहाँ पे इन्होंने कब इनको छुट्टी कहा है, अमावस्या में, कि एक दिन उनको छुट्टी मिले तो वो ज़रूर आए और यहाँ पे आके भारत का
भ्रमण करें। भारत में भी उन्होंने कहा था वो पूरा भ्रमण नहीं कर सकते हैं, तो कहाँ का कर ले, तो राजधानी कलकत्ता का कर लें। तो और राजधानी कलकत्ता का करने के बाद यहाँ पे चंद्रदेव का पर्याय यहाँ पे भगवान, एक बार उनको निशानाथ भी कहा गया है, ये भी चीज़ आप लोग ध्यान रखें। तो इस प्रकार से हमारे बहुत से प्रश्न अलग अलग बन सकते हैं, जिनको आप खास ध्यान रखें कि अपने कठिन से कठिन काम को करने के लिए गौरांग जो जाति के लोग थे वो क्या ले आते थे, तो इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली को यहाँ पे ले आते थे। और कहाँ पे उन्होंने कहा था कि आप आराम से फिर वृद्ध होकर कहाँ जाएंगे, तो काशी जाएंगे। तो इस तरीके के प्रश्नों का बहुत सारे हमारे बनते हैं, तो आप इन बातों का ध्यान रखिए। आखिरी में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो हमें मिले हैं इस कहानी से उनको भी पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, बंग महिला की कुंभ में छोटी बहू और दान प्रतिदान 1906 में, और धुलाई वाली 1907, मुरला 1908 और दलिया 1909 में स्वसती के विभिन्न अंकों में तथा मन की गणना 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई। तो याद रखिए, जितनी भी कहानियाँ आपकी दी हुई हैं और उनके जो लेखक दिए हैं, तो सिर्फ ये नहीं कि आप उन्हीं कहानियों को याद रखें, उन लेखकों के अतिरिक्त, मतलब उनकी जो अतिरिक्त कहानियाँ हैं उनको भी आप ज़रूर याद रखें। आप देखते होंगे, आपने अगर PYQ सॉल्व किए होंगे तो बहुत सारे पेपरों में ये पूछ लिया जाता है कि इनकी सिर्फ जो आपके पाठ्यक्रम में लगी है वही कहानियाँ नहीं पूछी जाती हैं। कितनी बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपके वही लेखक को देखे कि इनमें से इनकी कौन सी कहानियाँ हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे कुछ कहानियाँ उनकी रखी हैं, कुछ कहानी संग्रह, तो वो आप अच्छे से देख लीजिए। और चंद्रदेव से मेरी बातें की सबसे पहली कहानी थी, तो यहाँ पे देख रहे हैं चंद्रदेव से मेरी बातें, ये 1900 यहाँ पे दिया हुआ चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी लिखकर चंद्रदेव से संवादात्मक शैली में लिखी है, और में प्रार्थना व अनेक प्रश्न करती हैं। इस कहानी में कोलकाता शहर का प्रभावशील वर्णन हुआ है। तो ये सब भी याद रखें, कैसा वर्णन हुआ है, प्रभावशील वर्णन हुआ है। हाँ, और बंग महिला कुंभ में छोटी, जो ये है बंग महिला की एक कुंभ में छोटी बहू है, जो कि हमने अभी देखा, ये 1906 में प्रकाशित हुई है। एक यहाँ पे हमें कोटेशन मिला था बकलौल भवदेव पांडे का, कि बंगाल की पहली कहानी चंद्रदेव से मेरी बातें सरस्वती 1904 में प्रकाशित हिंदी साहित्य की पहली कहानी, जिसके समय की राजनीति और आर्थिक को केंद्रीय कथ्य बनाया, और यह हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी थी। इस कहानी में भारत की बदहाल आर्थिक दशा और देश में फैली बेरोजगारी के चित्रण के साथ साथ समाज में नारियों की स्थिति, जातिगत पक्षधरता और हर क्षेत्र में वृद्ध पीढ़ी के अनुचित दबदबे को रेखांकित किया गया है। तो यही सब चीज़ें हैं जो आपको इस चैनल के माध्यम से एक्स्ट्रा मिलेंगी, और आप इनको अच्छे से अच्छा अध्ययन करें। और अब हम लोग इसके बाद अपनी प्रश्नोत्तरी लेके आएंगे, आप उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, जिससे आपकी कहानी के साथ साथ आपके प्रश्नों को भी आप अच्छे से हल कर पाएंगे, और पेपरों में भी आपको फ़ायदा मिलेगा। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।